औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा एक प्रैक्टिकल है चेस बोर्ड का। इसे चेक बोर्ड भी कहते हैं, चेस बोर्ड भी बोलते हैं और शतरंज का बोर्ड भी बोलते हैं, ड्रॉफ्ट का बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें 8 खाने होते हैं जो कि ऑल्टरनेट होते हैं। एक वाइट होगा, एक ब्लैक होगा, एक ब्लू होगा, एक येलो होगा, एक ग्रीन होगा, एक रेड होगा। इस तरीके से जो है ना चेक्स में जो है वो आपका जो है वो बोर्ड बनता ही है। इसमें 8x8 का जो है स्क्वायर बनता है और 8 खाने रॉज में और 8 खाने ही आपके जो है वो कॉलम्स में होते हैं। तो ये हमने पैटर्न बनाना है। ये पैटर्न भी इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया हुआ है उससे मिलता जुलता ही होगा, लेकिन इसमें हम 8 कॉलम रखेंगे। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये जो आपकी पहली चीज़ है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसे हम हैश टैग से शुरू करते हैं। इसमें जो भी आपकी पहले से प्रोसेस शुदा फाइलें होती हैं, हेडर फाइल्स, उनको आप इंक्लूड करते हैं ताकि ये जो नीचे आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है और ये प्रिंट एफ का फंक्शन है और जो इसमें फंक्शंस आप यूज कर लेंगे या स्टेटमेंट्स यूज करेंगे उनकी डेफिनेशन जो है उसमें लिखी होती है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ होता है इंग्लिश में और ये मशीन लैंग्वेज के साथ मैप होते हैं बेसिकली इन हेडर फाइल्स में। तो लिहाजा आप इसको ये समझ लें कि कंप्यूटर की डिक्शनरी है और जो भी आप नीचे स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे उसका तर्जुमा जानने के लिए कंप्यूटर जो है ये हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करता है। तो आप कोई भी अगर स्पेशल फंक्शन यूज करेंगे, अब जैसे मैथ्स के लिए पाई का फंक्शन या स्क्वायर रूट का या पावर का फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए फिर आपको इंक्लूड मैथ डॉट एच करनी पड़ेगी। लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रूटीन के लिए stdio.h ही हम इस्तेमाल करते हैं और कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए conio.h हेडर फाइल इस्तेमाल होती है। इस तरीके से जो जो भी फंक्शंस होंगे, जैसे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शंस हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स डॉट एच की, ग्राफिकल फंक्शंस के लिए ग्राफिक्स डॉट एच की, ये बाकायदा आप एक फोल्डर होता है इंक्लूड का, उसमें देख सकते हैं बाकायदा डॉट एच नाम की जितनी भी फाइलें हैं वो हर एक एक का अपना अपना खास पर्पज है। तो ये कहलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये पहला एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी का। उसके बाद दूसरा एलिमेंट होता है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर फंक्शन डिक्लेरेशन। तो वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसको हमने छोड़ दिया है। उसके बाद तीसरी जो एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी में वो होता है मेन फंक्शन, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको वॉइड मेन वॉइड भी लिख सकते हैं और अगर आप ये ना लिखना चाहें तो वॉइड इसमें से मिटा भी सकते हैं और अगर दोनों जानिब से मिटाना चाहें तो दोनों जानिब से भी इसको मिटा सकते हैं। मैं इससे पहले क्योंकि खाली मेन के साथ और वॉइड मेन वॉइड के साथ करवा चुका हूँ, तो लिहाजा मैं आपको वॉइड लिख के मेन के साथ खाली करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर मेन आपकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो बेहतर है कि आप उसको वॉइड लिख दें बनिस्बत इसके कि उसको आप खाली छोड़ें। उसके बाद ये बॉडी ऑफ मेन है, लाइन नंबर 7 से स्टार्ट हो रही है। ये बॉडी ऑफ मेन है, ये अगर आप बंद करते हैं तो ये देखें इस तरीके से मेन फंक्शन आपको पता चल जाएगा कि मेन फंक्शन की बॉडी है। तो डेव में ये थोड़ा सा फायदा होता है, टर्बो सी की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। एक तो उसमें आपको लाइन नंबर नहीं मिलेगी और फिर इस तरीके से आप उसको एक्सपेंड और जो है कोलैप्स नहीं कर सकते। तो ये इसमें फायदा होता है आपको। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसको टर्बो सी की IDE में सीखें। ये आसान है, इसमें काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद आपने वेरिएबल्स लिए, ये आपने लिया अनसाइंड इंटीजर रॉज एंड कॉलम्स, और इंटीजर क्योंकि इम्प्लिसिटली ऐड हो जाता है तो उसको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं होती। लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखें तो भी वो कंसीडर यही होगा कि वो इंटीजर ही है, तो मैंने इसमें से इंटीजर मिटा दिया। उसके बाद फिर मैंने रॉज को चलाया 1 से लेके 8 तक और इसमें प्लस कर दिया 1 का, और इसकी ये बॉडी है, ये आप देख सकते हैं ये फॉर की बॉडी है। फॉर के अंदर फिर मैंने नेस्टेड लूप दिया है कॉलम का। कॉलम का क्या लूप है, ये भी 1 से लेकर 8 तक चल रहा है क्योंकि हमने जो चेक बोर्ड बनाना है या चेस बोर्ड जो बनाना है उसमें 8 रोज हैं 8 कॉलम है, इस वजह से मैंने 8 रोज के बाद 8 कॉलम्स भी दे दिए हैं। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 1 से लेके 8 तक चलेगा, और ये ऊपर वाला जो 9 नंबर लूप है ये भी 1 से लेके 8 तक चलेगा। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया है, उसके बाद आपने ये डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर लगा दिया। इसमें आपने लिखा है इफ कॉलम प्लस रॉ
परसेंट टू इज इक्वल्स टू 0। परसेंट का फंक्शन आप इससे पहले जो प्रोग्राम कर चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। यानी कि ये आपको क्या करेगा, जो बाकी मानदा होगा वो दे देगा। जैसे कि हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 जो है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, 2 जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा। 2 वन ज़र 2, तो 1 जो है उसमें कोशेंट हो जाएगा, और 2 नीचे लिख के जो 1 बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, कोशेंट और रिमाइंडर, तो ये फंक्शन जो है वो आपको परसेंट का साइन जो है रिमाइंडर देता है। तो ये आपने किस लिए लगाया है? कि आपने इस वजह से लगाया है कि आपने ऑल्टरनेट कलरिंग करनी है। एक पे कलर जो है वो फोरग्राउंड होगा, दूसरे पे बैकग्राउंड होगा, फिर एक फोरग्राउंड होगा, फिर एक बैकग्राउंड होगा। तो यही रॉ में भी होगा, यही आपका कॉलम में भी होगा। तो आप क्या करेंगे, रॉ और कॉलम का एडिशन करेंगे, यानी कि रॉ फर्स्ट टाइम में 1 होगी और कॉलम जो है फर्स्ट टाइम में 1 होगा। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये एल्स वाली बॉडी जो है, ये आपको मैं जब डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स करवा रहा था, मैंने आपको डिटेल में ये बात बताई है कि इफ एल्स से क्या होता है, खाली इफ से क्या होता है, और इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ से क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें आपके लिए शॉर्ट रेफरेंस के तौर पे मैं ये बता देता हूँ, ये इफ की बॉडी जब चलेगी, अगर ये ट्रू होगी तो इसके सामने वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। किसी भी चीज को आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर है, प्रॉपर नंबर है, होल नंबर है यानी इंटीजर नंबर है, तो या तो वो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। जैसे आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा होगा। अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 4 से करेंगे तो 0 आएगा, 5 से करेंगे फिर 1 आएगा, 6 से करेंगे फिर 0 आएगा। यानी कि जितने भी ऑड नंबर होंगे वो आपको 1 देंगे, और जितने भी इवन नंबर होंगे वो आपको 0 देंगे। तो यही चीज आपने यहाँ पे लगाई हुई है। और रोज और कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो या तो इवन नंबर आ रहा होगा या ऑड नंबर आ रहा होगा, यानी एक आपको बॉक्स जो है वो मिल रहा होगा। उस बॉक्स पे कलरिंग क्या करनी है, वो आपने ऑल्टरनेट करने के लिए ये वाला ब्लॉक जो 13 से शुरू हो रहा है और जाकर 15 लाइन पे खत्म हो रहा है, ये आपने दे दिया है। तो ये %C जो होता है ये करेक्टर वैल्यू देगा। करेक्टर वैल्यू किसकी देगा? इस कोड की देगा। आज की कोड भी मैं आपको करवा चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैंने उसको शेयर किया है। 219 का आज की कोड जो है वो यहाँ पर उसकी करेक्टर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसकी करेक्टर वैल्यू ये होती है, जो 2 के ऊपर आ रही है ना वैल्यू, 2 को अगर इसमें से गायब करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये जो नजर आ रहा है आपको व्हाइट कलर का, यही जो है इसका इसका आस्की कोड है ये। ये सी है, %C। तो ये एक से बात नहीं बनेगी हमारी, बनती है 2 से बात। अगर आपने प्रॉपर ब्लॉक्स बनाना, ये रेक्टेंगल बन रहा है, बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी समझ लें आप ये 22 अगर गायब हो जाए तो ये बॉक्स बन रहा है पूरा व्हाइट कलर का। तो आपने ये 2 करेक्टर्स प्रिंट करने, इस वजह से आपने 2 दफा सी लगाया है। यानी इस 219 को 2 दफा अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो एक बॉक्स बन जाएगा। इसी तरीके से 32 जो होता है, ये होता है स्पेस का। स्पेस का जो है आस्की कोड होता है। तो ये आपने 2 दफा %C क्यों लगाया है? ताकि बैकग्राउंड का जो कलर है, वो जब जाहिर सी बात है वहां पे स्पेस देंगे तो फोरग्राउंड कलर तो आएगा नहीं। स्पेस का मकसद ये होता है आपने गैप दे दिया, तो 2 का जब आप गैप देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो ये लूप आपका 8 दफा रोज के लिए चलेगा, 8 दफा कॉलम्स के लिए चलेगा। और जब भी ये चल रहा होगा तो एक दफा जो है ये करेक्टर, ये बॉक्स प्रिंट हो जाएगा आपका फॉरग्राउंड कलर के साथ। उसके बाद ये कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे जो कि बॉक्स बनाएंगे, और ये हो जाएंगे बैकग्राउंड कलर के साथ। और इस तरीके से आपका जो है ये प्रोजेक्ट जो है या आपका जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका ये 11th में जो कॉलम वाला लूप दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक है, जब ये खत्म होगा तो आप ये देखें नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी जब आपने रॉ पे जाना होगा, नेक्स्ट रॉ पे ये देखें रॉ का जो लूप हो रहा है वो 19 पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट रॉ पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ \n कर देंगे, ताकि नेक्स्ट जो प्रिंटिंग करे वो नेक्स्ट लाइन से करे। इस वजह से आपने यहाँ पे \n लगाया हुआ है। तो ये आपका प्रोग्राम है। 8 दफा कॉलम को प्रिंट करने के बाद फिर नेक्स्ट रो के 8 कॉलम के लिए वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपने ये प्रिंट एफ लगाया हुआ है। जब आपका ये हो जाएगा 8 की 8 कॉलम्स के बाद 8 की 8 रॉस पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद ये आपका प्रोग्राम जो है एंड ऑफ द मेन पे चला जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर होगा।
अब इसको हमने कंपाइल एंड रन करना है। कंपाइल एंड रन किया तो ये देखें आपके सामने ये प्रिंट होकर आ गया। ये क्या है आपका, ये आपका चेक बोर्ड या चेस बोर्ड ये वो बन गया। शतरंज का बोर्ड भी अगर आप देखेंगे तो वो इसी तरह का ही होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल था जो यकीनन आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर आपके सवालात हों तो वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को एंड कर दूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।